सभी को नमस्ते। पिछले पार्ट में हमने देखा था अनुदारवाद की अर्थ, परिभाषा एवं उसके क्या मायने हैं। ये भी जाना था कि अनुदारवाद के जो पिता हैं वो कौन है, सर एडमंड बर्क है एवं इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। तो इसके सिद्धांत, इस वीडियो में हम इसके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इस अनुदारवादियों का सिद्धांत है वो है परंपरा, क्योंकि ये अपनी परंपरा को हमेशा संरक्षित रखना चाहते हैं, परंपरा को बचाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इनका विश्वास है कि ये जो परंपरा है वो 1000 साल पहले सदियों से चली आ रही है एवं इसमें अनेक सुधार हुए हैं, और जो अभी है वो उन तमाम सुधारों का ही परिणाम है जो हमारे समाज को आगे लेकर जाती है एवं समाज में सुधार करती है। साथ ही ये जो है वो अनुभव पर निहित है। मतलब अगर बोला जाए कोई नया सा कोई कानून ला दिया जाए या नया कोई स्टार्टअप किया जाए तो उसमें अनुभव तो नहीं है। अनुभव मतलब उसकी अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ हैं वह भी पता नहीं होती है। लेकिन जो हमारी परंपरा चली आ रही है, इन परंपराओं का समय समय पर परीक्षण होता रहा है। यही कारण है कि इसमें अनुभव निहित है, और साथ ही साथ इसी अनुभव के कारण ये हमारे समाज को भावनात्मक रूप से जोड़ के रखती है, क्योंकि लोग अपने परंपरा को बचाए रखने के लिए एकजुट होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे भारत देश में लोग अपने परंपरा संस्कृति को लेकर काफी अडिग रहते हैं। वे अपनी परंपरा को कभी भी किसी हाल में छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो परंपरावादियों यानी अनुदारवादियों का यही मानना है कि ये परंपरा को अगली पीढ़ी के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए, ताकि इनसे वे सभी लोगों को फायदा हो। अनुदारवादियों का जो दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वे ये कहते हैं अनुदारवादी कि मानव जो है वो अपने आप में अपूर्ण है। जैसा कि हम लोग पहले हॉब्स एवं मैकियावेली के बारे में पढ़ चुके हैं। ये दोनों महान विचारक हैं। इन दोनों विचारकों ने क्या कहा, ये दोनों का मानव स्वभाव के बारे में यही कहना था कि मानव जो है वो लालची है, स्वार्थी है। इस तरह से अगर ये ऐसे हैं तो इनको ठीक करने के लिए, मतलब इनको नैतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, इनमें मानवीकरण करने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि राज्य एक ऐसा यंत्र है जो लोगों में व्यक्तित्व की विकास करवाता है। और साथ ही साथ अनुदारवादियों को क्या मानना है कि मानव में अपराध एवं अव्यवस्था निहित होती है। कहने का मतलब कि ये थोड़े मानव के नेगेटिव नकारात्मक पहलू को देखते हैं कि मानव जो है अपने आप में थोड़ा बदमाश होते हैं, ये करते हैं, लालची होते हैं, स्वार्थी होते हैं, तो उन्हें ठीक करने के लिए राज्य की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से उनका मानव के प्रति जो विचार है वो कुल मिलाकर नकारात्मक है। उनका कहना है अपूर्ण होते हैं, स्वार्थी होते हैं, लालची होते हैं। इस तरह से उनका जो सेकंड सिद्धांत है वो मानवीय अपूर्णता का है। इनके जो तीसरा सिद्धांत है वह है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता कहने का आशय यह है कि ये कभी भी चाहिए पे विश्वास नहीं करते हैं। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा तो ऐसा अच्छा होगा, अगर ये हो जाएगा तो अच्छा होगा। अनुदारवादी कभी इस बात पे नहीं जोर देते हैं। वे हमेशा ऐतिहासिक अनुभव एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण, मतलब जो भी काम करना चाहते हैं वो ये चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी उनकी धारणाएं होती है वो ये रहती है कि अभी जो समाज है, क्या वो विचार अभी के समाज में प्रचलित होगी, हम अभी के समाज के लिए वो अच्छी होगी। इस तरह से बोल सकते हैं कि वे कल्पना पर आधारित समाज की स्थापना नहीं करना चाहते, बल्कि उनका जो विश्वास होता है वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है। व्यवहारिकता पे वो जोर देते हैं। अनुदारवादियों का जो चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है सावयवता यानी ऑर्गेनिज्म। वे समाज को एक संपूर्ण जीव की तौर पर देखते हैं। जैसे अगर हम किसी जीव की कल्पना करें तो उसके समस्त अंगों की कल्पना करते हैं एवं सबको एक साथ जोड़ के देखते हैं। उसी प्रकार अनुदारवाद जो समाज को देखते हैं, समाज को एक
पूरे अंग के तौर पे देखते हैं, मतलब एक ऐसा समाज जिसमें उसमें उस समाज की तमाम आवश्यकताएं आपस में ही मिलकर पूर्ण होती हो। और साथ ही साथ वे कहते हैं, अपना आर्गुमेंट देते हैं कि ये जो समाज है, समाज आपस में प्राकृतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आपस में संगठित हुए हैं। जैसे अगर मान ले एग्जाम्पल, अगर किसी भी लोग को किसी सामान की जरूरत होती है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? एक दूसरे समाज के ऊपर जाते हैं। और चप्पल खरीदना है तो हम लोग मोची के पास जाते हैं। मोची कहाँ जाता है? चमड़े वाले के पास जाता है। इस तरह एक दूसरे से लोग जुड़े होते हैं। और साथ ही साथ इनका कहना है कि जो समाज है वो परिवार के मिलने से बना है, राष्ट्र के मिलने से बना है, एवं समाज के साझा मूल्य होते हैं। एक समाज, चूंकि समाज पूर्ण है, इसलिए समाज का एक साझा मूल्य, एक साझा परंपरा होना चाहिए जो एक जैसा होना चाहिए, ऐसा अनुदारवादियों का मानना है। अनुदारवादियों की जो पांचवी सबसे महत्वपूर्ण उनका सिद्धांत है वह है अधिसत्ता। अधिसत्ता यानी अथॉरिटी, कहने का अर्थ है शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था आखिर उस देश में, उस समाज में कैसी हो। तो इनका कहना है चूंकि हर मानव के पास, हर व्यक्ति के पास इक्वल स्किल नहीं है, हर लोगों के पास एक जैसी बुद्धि, एक जैसा अनुभव, एक जैसा ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हर लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं, ये अनुदारवादियों का कहना है। इसलिए उस समाज में एक ऐसा वर्ग है, होता है जिसके पास नेतृत्व का गुण होता है, जिसके पास निर्देशित शासन चलाने का स्किल होता है। तो इस प्रकार से उस शासन, उस समाज को एक दिशा दिखाने के लिए, उस समाज पर नियंत्रण पाने के लिए, मानवीय अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए स्वतः ही एक शासक वर्ग उभर कर सामने आता है। तो अतः उस समाज का जो शासन व्यवस्था होता है वो ऊपर से नीचे की ओर शासन किया जाता है, यानी वो व्यक्ति जिसमें नेतृत्व का गुण है वे अपने से नीचे वाले लोगों पर, यानी साधारण लोगों पर शासन करते हैं। अनुदारवादियों का छठा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है संपत्ति का अधिकार, मतलब संपत्ति को लेकर उनका क्या विचार है। अनुदारवादी स्पष्ट तौर पर इस बात का पूर्णतः समर्थन करते हैं कि लोगों के पास मालिकाना हक होनी चाहिए उनकी संपत्ति का, यानी वे प्राइवेट प्रॉपर्टी का खुलकर समर्थन करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जो लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, जो लोगों के पास अपना घर, अपना बंगला, अपना गाड़ी, अपनी निजी संपत्ति होती है, वे अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र के प्रति अत्यधिक उत्तरदायी होते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जिन लोगों के पास संपत्ति नहीं है। साथ ही साथ ये लोग जिनके पास संपत्ति है वे लोग सरकार से स्वतंत्र होते हैं, मतलब वे सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, सरकार के भरोसे नहीं बैठते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं हम कि ये जो संपत्ति का अधिकार अनुदारवादियों के द्वारा प्रतिपादन किया गया, ये लोगों को उत्तरदायित्व बनाते हैं, ये सरकार से स्वतंत्र उनको करते हैं, और साथ ही साथ ये जो है दूसरों की संपत्ति का सम्मान करते हैं। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो लोगों के पास अपना निजी संपत्ति है वे संपत्ति के इंपॉर्टेंस को समझते हैं और वो दूसरों की संपत्ति को हानि पहुंचाना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार, और यहाँ पे एक है कानून का आदर, चूंकि वे उत्तरदायी होते हैं अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, इस तरह बोल सकते हैं कि वे देश के कानून, देश की शासन व्यवस्था, देश की शासन के प्रति जिम्मेदार होते हैं। वे कानून का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं एवं सरकार का साथ देते हैं। हमने अनुदारवाद के सिद्धांत को देखा, उसको समझ लिया। अब मैं सर एडमंड के बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ। मतलब सर एडमंड, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है चूंकि इनको अनुदारवाद का पिता या दार्शनिक कहा जाता है, इसलिए। तो क्या अनुदारवाद के पिता जाने जाने वाले सर एडमंड बर्ग के पहले क्या अनुदारवाद नहीं थी? नहीं, हमारे पास अनुदारवाद थी, लेकिन इनके पहले अनुदारवादी दर्शन नहीं था। कहने का आशय यह है कि अनुदारवाद का व्यवस्थित अध्ययन
एक क्रमिक विकसित अध्ययन किसी ने नहीं किया था। तो सर एडमंड बर्ग की आखिर वो कौन सारी विचारें हैं, मतलब कौन सारी बातें हैं जो उनको अनुदारवाद का पिता बना देता है। तो सबसे पहली बात, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में फ्रांस में, जहां पर क्या किया गया था, कुलीन तंत्र को हटाकर और प्रजातंत्र की स्थापना की कोशिश की गई थी, वो किया गया था। तो इन्होंने कहा कि फ्रांसीसी क्रांति जो हो रही है, यहाँ पे पुरातन व्यवस्थाओं को उखाड़ कर जो फेंका जा रहा है, क्या किसी नए पीढ़ी के, क्या किसी नवयुवक के, क्या किसी 50-60 साल वाले के एज के लोग को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वे परंपरा से चली आ रही, 1000 साल पहले से चली आ रही जो परंपरा है, जो उसके अच्छे रूप हैं, तो क्या उन लोगों को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वे प्राचीन समय से चली आ रही चीजों को पल भर में पलट कर रख दें? नहीं, ऐसा विचार एडमंड बर्ग का था। साथ ही उनका दूसरा जो विचार था वो था कि पुरातन व्यवस्थाओं का समर्थन, पुरातन व्यवस्थाओं का समर्थन, मतलब उनका यह कहना था कि जो प्राचीन समय से चली आ रही जो व्यवस्थाएं हैं वो अपने शुद्धतम रूप में आज हमारे पास मौजूद है, मतलब वो जो आज हमारे पास है वो अपने शुद्धतम रूप में है, मतलब वो अपने सबसे अच्छे रूप में है, तो उसको बने रहने देना चाहिए, वह हमारे भलाई के लिए ही है। साथ ही में उन्होंने राजनीति को धर्म से मिलाया। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने ये विचार दिया कि राजनीति और धर्म के बीच में एक संबंध होना चाहिए। संबंध इसलिए होना चाहिए क्योंकि उनका मानना था एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर धर्म के प्रति विश्वास नहीं हो, वो कभी भी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन, मतलब वो जिम्मेदारी कभी भी सार्वजनिक रूप से उठाना नहीं चाहेगा, क्योंकि धर्म ही वो चाबी है जो लोगों को सत्य के मार्ग पर, धर्म ही वो चाबी है जो लोगों को भलाई के मार्ग पे, अच्छे मार्ग पे ले जाती है, ऐसा मानना था बर्ग का। साथ ही में एक नेक्स्ट जो है वह है संपत्ति का अधिकार के प्रति उनका क्या विचार था। तो संपत्ति को लेकर उनका विचार ये था कि संपत्ति ही वो चीज है जो लोग को जिम्मेदार बनाती है, जो उन्हें लोगों को जिम्मेदार बनाती है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, कहीं ना कहीं ये देश के प्रति ज्यादा जिम्मेदार है, देश के प्रति सबसे ज्यादा कर्तव्यों का निर्वहन ये करता है, ये करता है लेकिन इनके तुलना में कम करता है। और संपत्ति ही वो चीज है जो लोगों में अच्छाई भरती है, वो दूसरों के प्रति जिम्मेदार बनाती है। जो उनकी नेक्स्ट जो धारणा थी वो थी समानता का विरोध। उन्होंने कहा कि जैसे हमारे पास एक पेड़ है, मान लेते हैं पेड़ है, तो क्या पेड़ की पत्ते, पेड़ की तना, पेड़ की जड़, पेड़ की स्टेम, क्या सब कुछ एक समान होती है? बनावट एक समान होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैसे हमारे समाज के अनेक वर्ग एक समान हो सकते हैं एवं उन्हें एक समान का दर्जा दिया जा सकता है? नहीं। तो हमारे समाज में जो लोग हैं, एक ऊंचे वर्ग, मतलब जो शासन करते हैं, इसके नीचे जो उत्पादन करते हैं, एवं उसके नीचे जो मजदूर वर्ग जो काम करते हैं। ऐसी नहीं बात है कि इनकी स्वतंत्रता, इनकी प्रतिष्ठा, इनकी व्यक्तित्व पर आघात है, ऐसा नहीं है। इनको भी समान रूप से मौका मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी उत्तरदायित्व भावना में असमान होते हैं। कहीं ना कहीं ये देश की शासन व्यवस्था में ऊंचे वर्ग के जो होते हैं शासन वर्ग, वो कहीं ना कहीं देश के प्रति अधिक जिम्मेदार होते हैं। इस प्रकार एक ओवरव्यू हमारे एडमंड बर्ग का हुआ। इनका एक प्रसिद्ध बुक है, इसका नाम है रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। इसमें, इस बुक में उन्होंने ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, इस बुक में उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया है। ठीक है, उम्मीद है आपको यह सारी चीज अच्छे से समझ में आई होगी और आप इन सारी चीजों को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे ताकि अच्छे नंबर आ सके। और अगर अच्छी लगे, और साथ ही साथ एक गुजारिश है, अगर आपको कुछ कमेंट्स में अगर कुछ
सजेशंस देने हैं, कुछ सुझाव देने हैं, तो आप बेझिझक दें, हम उसको मानेंगे और अपने चीज़ों में और सुधार करेंगे। धन्यवाद।